Jai Hind cadets. Cowards die many times before their deaths. The valiant never taste of death but once. कायर अपनी जीवन में कई मृत्यु मरता है, जबकि बहादुर लोग जीवन में केवल एक बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और ये सौभाग्य उन चंद लोगों को मिलता है जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करते करते अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। सो कैडेट्स, आओ आज इस टॉपिक इंडो पाक वॉर 1965 के माध्यम से हम अपनी भारतीय नौसेना के रणबांकुरों की वीर गाथाओं के बारे में जानें, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आओ उन बहादुर सैनिकों को नमन करते हुए हम अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करें। Cadets, let's salute the contemporary commanders and leaders who led from the front during 1965 war. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, President of India; Shri Lal Bahadur Shastri, Prime Minister of India; General J.N. Chaudhary, Chief of the Army Staff; Lieutenant General Harbaksh Singh, General Officer Commanding in Chief, Western Command; Lieutenant General P.O. Dhun, GOC 1 Corps; Lieutenant General Joginder Dhillon, GOC 11 Corps; Lieutenant General Kashmir Katoch, GOC 15 Corps; Air Marshal Arjun Singh, Chief of the Air Staff; Vice Admiral Bhaskar Soman, Chief of the Naval Staff. Operation Gibraltar. Strategy of Pakistan to infiltrate Jammu and Kashmir and instigate the locals in starting a rebellion against Indian rule there. तो पाकिस्तान ने एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत भारत के जम्मू और कश्मीर के हिस्से में घुसपैठ करवाई और वहां के स्थानीय निवासियों को भारत के प्रति उकसाने की कोशिश की। Pakistan chose this name to draw a parallel to the Muslim conquest of Spain that was launched from the port of Gibraltar. ये सारी रणनीति एक धार्मिक तौर पर की गई, इसको एक धर्म का रंग देने की कोशिश की गई ताकि लोगों के धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाए और उन्हें भारत के अगेंस्ट किया जाए। So in August 1965, Pakistan Army's troops disguised as locals entered Jammu and Kashmir with the goal of fomenting an insurgency among Kashmir Muslims. However, the strategy was destined to fail from the outset. तो अगस्त 1965 को पाकिस्तानी आर्मी की जो ट्रूप्स थे, जो रेगुलर सोल्जर्स थे, उन्होंने लोकल कश्मीरियों का भेष अख्तियार किया और उन्होंने जम्मू और कश्मीर के इलाके में घुस करके वहां पे कश्मीरी मुस्लिम लोग थे उनको भड़काया और अपने साथ मिलाने की कोशिश की। लेकिन ये उनकी जो साजिश थी वो बहुत बुरी तरह नाकामयाब होने वाली थी। फेलियर ऑफ ऑपरेशन जिब्राल्टर. Neutral analysts have maintained that the entire operation was a clumsy attempt and doomed to collapse. जो निष्पक्ष विश्लेषक थे उन्होंने ये निचोड़ निकाला कि जो पूरा ऑपरेशन जो लॉन्च किया था, ऑपरेशन जिब्राल्टर, ये एक बहुत ही क्लमजी अटेम्प्ट था, एक अनस्किल्ड अटेम्प्ट था, एक बहुत ही खतरनाक दुस्साहस था और ये तय था कि ये एक फेलियर सिद्ध होगा, क्योंकि उसके पीछे जो कारण था वो सपोजिशन दैट कश्मीरी पीपल गिवन द अपॉर्चुनिटी वुड रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर इंडियन रूलर्स वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि उनकी सोच ये थी, जो कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी लोग थे, कि अगर उनको कोई मौका दिया जाए तो वो भारत के अगेंस्ट विद्रोह कर देंगे। लेकिन ये बिल्कुल बुरी तरह उनका आइडिया फ्लॉप हो गया। इंडियन आर्मी हैड इनफ इंफॉर्मेशन टू लर्न ऑफ जिब्राल्टर and the fact that there were battling Pakistani army regulars. तो भारत का जो भारतीय फौज का गुफिया तंत्र विभाग था, उनको ये मालूम हो चुका था कि
जो वहां पे घुसपैठ कर रहे थे जम्मू और कश्मीर में लोग, जो कश्मीरी लोगों के भेष में, तो वो पाकिस्तानी आर्मी के रेगुलर फौजी थे, रेगुलर सिपाही थे। एंड देयर वाज लिटिल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट द मिलिट्री सर्विसेज ऑन द इम्पेंडिंग ऑपरेशन। और सबसे जो भारत के पक्ष में चीज आती है कि वहां की तीनों सेनाओं का आपस में कोई तालमेल नहीं था। पाकिस्तानी एयरफोर्स वाज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द ऑपरेशन, और यहां तक कि पाकिस्तान की जो वायुसेना है उसको इस ऑपरेशन के बारे में शुरुआती दौर में बिल्कुल भी भरोसे में नहीं लिया गया था। Areas captured by the end of August. Initially, the Indian Army met with considerable success, capturing 3 important mountain positions after a prolonged artillery barrage. तो शुरुआती दौर पे भारतीय सेना ने एक बहुत ही अच्छी सफलता हासिल की, जिसमें उसने काफी जो सामरिक महत्व की ऊंचे इलाके थे वो अपने कब्जे में कर लिए, और उसके लिए उन्हें बहुत लंबी एक आर्टिलरी, यू कैन से लार्ज कैलिबर गन्स यूज्ड इन वॉरफेयर ऑन लैंड, तो उससे काफी उनको बम्बार्डमेंट करके ये लंबा समय लेकर के इस पोजीशन को हासिल करना पड़ा। पाकिस्तान had made progress in areas such as Titwal, Uri and Poonch. India had captured the Haji Pir Pass 8 kilometers into Pakistan, administered Kashmir, demolishing Operation Gibraltar. जबकि भारत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन वहां पे कैप्चर कर ली थी, एक पोस्ट हाजी पीर पास, जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 8 किलोमीटर अंदर तक है, और इसके कारण जो पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर था उसकी हवा निकल गई। डियर कैडेट्स, अब आपके सामने स्क्रीन पर वो गौरवपूर्ण क्षण जब भारतीय वीरों ने हाजी पीर पास के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया, और राइट हैंड साइड में पेट्रोल वॉक्स इन द हाजी पीर पास सेक्टर ऑफ कश्मीर रीजन। तो ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण, इस तरह के दृश्यों से रूबरू होने का अवसर केवल उन्हीं भाग्यशाली देशवासियों को मिलता है जिनकी फौज, जिनकी नौसेना हमेशा निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए, अपनी देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। After the failure of Operation Gibraltar, Pakistan launched a counter-attack called Operation Grand Slam on 1st September 1965. तो जैसे आपने पिछली स्लाइड्स में देखा कि ऑपरेशन जिब्राल्टर बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका था, तो पाकिस्तान ने अब फिर से दूसरा ऑपरेशन शुरू किया जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। द ऑब्जेक्टिव वाज टू कैप्चर द वाइटल टाउन ऑफ अखनूर इन जम्मू, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जम्मू के अखनूर शहर के ऊपर अपना कब्जा जमाना, विच वुड सेवर कम्युनिकेशंस एंड कट ऑफ सप्लाई रूट्स टू इंडियन ट्रूप्स। और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि कश्मीर रीजन को जाने वाली जितने सप्लाई रूट्स थे और जितना कम्युनिकेशन था उस सारे को वहां से कट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। At 3:30 hours on 1st September 1965, the entire Chamb area came under massive artillery bombardment. तो अगेन जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि लार्ज कैलिबर गन्स के साथ फिर दोबारा से बहुत हैवी बम्बार्डमेंट शुरू हुई छम्ब एरिया में, और इंडियाज आर्मी हेडक्वार्टर वाज टेकन बाय सरप्राइज। तो इस तरह के अटैक के लिए इनिशियली इंडियन हेडक्वार्टर भी तैयार नहीं था, बट इंडिया रिस्पॉन्डेड बाय कॉलिंग इन इट्स एयरफोर्स टू ब्लंट द पाकिस्तानी अटैक। तो भारत ने अपनी एयरफोर्स को, वायुसेना को इसमें सम्मिलित किया गया। इन रिटेलिएशन पाकिस्तान एयरफोर्स अटैक्ड एयर बेसिस इन कश्मीर एंड पंजाब। इंडियन रिस्पॉन्स। अब पाकिस्तान ने जो विश्वासघात किया उसके प्रति भारतीय
फौज का क्या रिस्पॉन्स रहा. Pakistan's assumption that the battle could be isolated in the Kashmir region by considering it separate from India turned out to be wrong. India made a bold decision to open up the theater of attack into Pakistani Punjab. तो भारत ने अब उसके अलग अलग हिस्सों पे आक्रमण कर दिया. उनमें से पाकिस्तान की तरफ जो पंजाब है वो एक एरिया है. This forced the Pakistani army to relocate troops engaged in the operation to defend Punjab. Operation Grand Slam therefore failed as the Pakistan army was unable to capture Akhno. और यही कारण रहा कि ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम भी बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो गया. And it became one of the turning points in the war when India decided to relieve pressure on its troops in Kashmir by attacking Pakistan further south. इस प्रकार से जो कश्मीर वाली जो योजना थी पाकिस्तान की वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म होगी और वो अपनी बाकी की टेरिटरी डिफेंड करने के लिए उसके सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया. और इतना ही नहीं, इंडिया क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर on the western front on 6 September and was soon able to cross the Ichogil Canal over the bridge in the village of Barki. उसको हम बैटल ऑफ बर्की के नाम से भी जानते हैं, just east of Lahore. So these developments brought the Indian army within the range of Lahore International Airport. तो बर्की के ऊपर कब्जा होने से हमें इतनी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पोजीशन मिल गई कि जो लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वो भारतीय फौज के जद में आ गया, उसकी रेंज में आ गया. द यूनाइटेड स्टेट्स रिक्वेस्टेड ए टेम्पररी सीज फायर टू अलाउ इट टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन्स इन लाहौर. और ये आक्रमण इतना खतरनाक था कि संयुक्त राज्य अमेरिका को एक रिक्वेस्ट करना पड़ा भारतीय सेना के आगे कि थोड़ा समय दिया जाए ताकि जो लाहौर शहर में जो सिविलियंस थे उनको वहां से खाली करवा लिया जाए, क्योंकि उनको पता था कि बहुत ही कम समय में भारतीय सेना लाहौर शहर के ऊपर अपना कब्जा जमा लेगी. नाउ आफ्टर सेवरल बैटल्स इन अदर रीजन्स द वॉर वाज हेडिंग फॉर ए स्टेलमेट with both nations holding territory of the others. So there is a comparison and parallel between two countries, what they acquired, what they achieved, and what they lost. The Indian army suffered 2,862 casualties, whereas Pakistani suffered 3,800 battlefield deaths. The Indian army was in possession of 1,920 square kilometers of Pakistani territory, whereas the Pakistan could occupy only 540 square kilometers of Indian territory. The territory occupied by India, this is very important, was mainly in the fertile Sialkot, Lahore and Kashmir sectors. तो जो भारत ने जो इलाके वहां पे ऑक्यूपाई किए 1965 में वो बहुत ज्यादा फर्टाइल थे, बहुत अच्छा एरिया था. और जो पाकिस्तान ने गेन किया वहां पे एरिया, दे वर प्राइमरीली इन डेजर्ट्स अपोजिट सिंध एंड इन द छम सेक्टर नियर कश्मीर. नाउ सीज फायर मतलब युद्ध विराम. So declining stockpiles of ammunition, Pakistani leaders feared the war tilting in India's favor and quickly accepted the ceasefire. क्योंकि उनका सारा असला खत्म हो रहा था तो डर के कारण पाकिस्तानियों ने युद्ध विराम को एक्सेप्ट कर लिया. Despite strong opposition from Indian military leaders, India bowed to growing international diplomatic pressure and accepted the ceasefire. तो ceasefire तो दोनों कंट्रीज के ऊपर उस टाइम बाहर से थोपा जा रहा था. तो इंडियन जो मिलिट्री लीडर्स थे, कमांडर्स थे, दे वर नॉट इन फेवर ऑफ ceasefire, क्योंकि वे कॉन्फिडेंट थे कि वे आगे पाकिस्तान को पूरा जीत लेंगे. लेकिन उस समय के हालात के अनुसार भारत को अंतर्राष्ट्रीय एंड जो डिप्लोमेटिक चैनल्स होते हैं, जो प्रेशर्स होता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ा
और युद्ध विराम को स्वीकार करना पड़ा। On 22nd September, the United Nations Security Council unanimously passed a resolution that called for an unconditional ceasefire from both nations, and the war ended the following day. So 22nd September को UNSC में ये निर्विरोध प्रस्ताव सभी कंट्रीज की तरफ से पास हुआ कि एक अनकंडीशनल सीज फायर वहां पे होनी चाहिए, और अगले ही दिन 23 सितंबर को इसे लागू कर दिया गया, वॉर खत्म कर दी गई। The United States and the Soviet Union used significant diplomatic tools to prevent any further escalation in the conflict between the two South Asian nations. The Soviet Union, led by Premier Alexei Kosygin, hosted ceasefire negotiations in Tashkent. वो पहले USSR में होता था, now in Uzbekistan, where Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri and Pakistani President Ayub Khan signed the Tashkent Agreement, agreeing to withdraw to pre-August lines no later than 25 February 1966. तो वहां ये तय किया गया दोनों पक्षों की तरफ से, मीडिएशन USSR की थी कि प्री अगस्त लड़ाई से पहले 16/5 वॉर से पहले जो जो जहां जहां था वो वहीं वहीं जाएगा, और ये सारी स्थिति जो थी वो 25 फरवरी 1966 से पहले पहले बहाल कर दी जाएगी। The ceasefire remained in effect until the start of the Indo-Pak War of 1971. 71 की वॉर तक वो यथास्थिति फिर बनी रही। आफ्टरमाथ ऑफ वॉर फॉर इंडिया, भारत ने इस लड़ाई से क्या सीखा और इसके क्या परिणाम रहे। So despite the declaration of a ceasefire, India was perceived as the victor due to its success in halting the Pakistan-backed insurgency in Kashmir. Number one. Number two is very important. In its October 1965 issue, the Time magazine, आज भी Time magazine famous उतनी है, quoted a Western official assessing the consequences of the war, और edito lines and same lines आगे जो उस मैगजीन में लिखी गई थी। Now it's apparent to everybody that India is going to emerge as an Asian power in its own right. तो भारत को उस समय 1965 में एक उभरते हुई एशिया की एक उभरती हुई शक्ति के रूप में उसी समय मान लिया गया था, और इंडिया फोकस्ड ऑन एनहांसिंग कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद इन एंड अमंग द ट्राई सर्विसेज ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। उस समय से भी भारत ने तय किया कि भारत की तीनों सेनाओं के बीच में एक बहुत बढ़िया समन्वय स्थापित करना बहुत ही जरूरी है। और दूसरा, इंडिया एस्टैब्लिश्ड द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग फॉर एक्सटर्नल एस्पाइनाज एंड इंटेलिजेंस। तो उसके लिए जो भी खुफिया तंत्र को मजबूत करना था, या स्पाइंग को मजबूत करना था, इंटेलिजेंस को मजबूत करना था, वो सारे चीजों के ऊपर जरूरी एहतियात और कदम उठाए गए। अब देखिए, सबसे बड़ी त्रासदी ये रही कि उस समय के युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था, सारे वेपन्स मुहैया करा रहा था। यूरोपियन कंट्रीज, यूके, इन्होंने हमारा साथ देने से मना कर दिया था, और ऊपर से चाइना's repeated threats to intervene in the conflicts in support of Pakistan. तो चाइना भी उधर कूद रहा था पाकिस्तान की सहायता के लिए। That increased pressure on the government to take an immediate decision to develop nuclear weapons. The United States and United Kingdom refused to supply India with sophisticated weaponry, which further strained the relations between the West and India. लेकिन this led to a significant change in India's foreign policy. India, which had previously championed the cause of non-alignment and had distanced itself further from Western powers and developed close relationship with the Soviet Union. तो धीरे धीरे
वो सोवियत यूनियन के बहुत नजदीक होता गया। अवार्ड्स 211 गैलेंट्री अवार्ड्स। लेफ्टिनेंट जनरल जोगिंदर सिंह ढिल्लन, he was awarded the Padam Bhushan in 1966 by the Government of India for his role in the 1965 war, becoming the first Indian Army officer to receive the award. For bravery, the following soldiers were awarded the highest gallantry award, the Paramveer Chakra. And the first one, Company Quartermaster Havildar Abdul Hamid, posthumous मरणोपरांत इन्हें ये पुरस्कार दिए गए। लेफ्टिनेंट कर्नल A.B. तारापुर, posthumous मरणोपरांत। जनवरी 1965, कच्छ का रण। पाकिस्तान ने कच्छ के रण के 50% हिस्से पर अपना दावा ठोक दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई की। दोनों ही देशों के बीच सीमा पर कई मुठभेड़ें हुई। कच्छ के रण में पाकिस्तान ने अपने इसी दुस्साहस के नतीजे में नाकाम होकर ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत की। अगस्त 1965, कश्मीर घाटी। पाकिस्तान के हथियारबंद घुसपैठियों के कश्मीर में घुसने की खबर मिली। घुसपैठियों का मकसद था राज्य में घबराहट पैदा करना। पाकिस्तान अपनी इस हमलावर कार्रवाई को यह शक्ल देना चाहता था कि कश्मीर के लोग भारत के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और इसी बहाने से वो कश्मीर को अपने साथ जोड़ने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल करना चाहता था। इस चाल को उसने नाम दिया था ऑपरेशन जिब्राल्टर। आखिर किस कारण पाकिस्तान ने यह सोचा कि 1947 में उसकी जो योजना नाकाम रही वो 1965 में सफल हो जाएगी? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसे नाजुक दौर में देश की बागडोर संभाली, जबकि हाल ही में हमने चीन के साथ एक मुश्किल युद्ध लड़ा था। हमारी सेनाएं बदलाव के दौर से गुजर रही थी और हम गंभीर खाद्य संकट भी झेल रहे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अमेरिका से बेहद उन्नत हथियार और साजो सामान मिल चुका था, लेकिन ये पाकिस्तान की एक बड़ी भूल थी। वो ये भूल गया कि किसी देश की असली शक्ति उसके सैनिकों के मनोबल में होती है, उसकी मशीनों में नहीं। भारतीय सैनिकों ने हमेशा अपने जीवन का बलिदान देकर भी देश की रक्षा की है और तिरंगे के मान को हमेशा कायम रखा है। भारत ने पड़ोसी के इस हमले को हल्के तौर पर नहीं लिया। प्रधानमंत्री शास्त्री ने शत्रु का मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। फौरन ही ऑपरेशन जिब्राल्टर को जड़ से खत्म करने की योजनाएं बनाई गईं। यह था पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद हाजी पीर बल, जो भारत के उरी और पुंछ शहरों के बीच मौजूद था। 25 अगस्त को ऑपरेशन बख्शी की शुरुआत की गई ताकि हाजी पीर पास को अपने नियंत्रण में लिया जा सके। वन पैरा के सैनिकों ने मेजर रंजीत दयाल के नेतृत्व में बेहद खराब मौसम और बारिश की परवाह न करते हुए घनघोर अंधेरे में इस खतरनाक पहाड़ की फिसलन भरी ढलानों पर चढ़ाई की ताकि इस दर्रे पर हमला किया जा सके, और फिर उन्होंने सफलतापूर्वक हाजी पीर की चोटी पर तिरंगा लहरा दिया। मेजर रंजीत दयाल को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने बेहद मुश्किल बाधाओं के बावजूद अपना निर्णायक और प्रेरणाप्रद नेतृत्व प्रदान किया था। हाजी पीर पास पर कब्जा होने से ऑपरेशन जिब्राल्टर की हवा निकल गई और शत्रु की योजना धरी की धरी रह गई। फिर इसके बाद पाकिस्तान ने अखनूर में एक बड़ा सैनिक हमला कर दिया। इसका मकसद था जम्मू और कश्मीर को बाकी भारत से अलग थलग करना। अब दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ चुका था। इस कम अवधि वाली मगर जबरदस्त लड़ाई में भारतीय सेना ने अभूतपूर्व शौर्य और बलिदान का प्रदर्शन किया और इन लड़ाइयों ने भारतीय इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। जम्मू पर पाकिस्तान के हमले के जवाब में भारत ने पूरी पंजाब सीमा पर जबरदस्त हमला शुरू किया। भारत का लक्ष्य था लाहौर तक पहुंचना।
लाहौर तक जाने वाली एक सड़क एक छोटे से कस्बे बरकी से होकर गुजरती है, जिसकी जबरदस्त घेराबंदी इन्फेंट्री और टैंकों के जरिए की गई थी। फोर सिख के बहादुर सैनिकों ने सेंट्रल इंडिया हॉर्स के आग उगलते टैंकों के साथ मिलकर बरकी पर हमले का नेतृत्व किया। यहां जबरदस्त युद्ध हुआ और आखिरकार भारतीय सेना ने जीत हासिल की और बरकी पुलिस स्टेशन पर प्रतीक के रूप में भारतीय तिरंगा फहरा दिया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारत के पंजाब में खेमकरण पर हमला कर दिया। भारतीय सेना के साहसी सैनिकों ने असल उत्तर की लड़ाई में हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया। बेहतर अमेरिकी टैंकों वाली पाकिस्तानी सेना को भारतीय इन्फेंट्री और इंजीनियर्स ने एक चक्रव्यूह में फंसा दिया। 3 कैवलरी के टैंकों ने एक हॉर्स शो बनाकर दुश्मनों को घेर लिया और पूरी तरह कुचल दिया। इसी युद्ध में दुश्मनों के 100 टैंकों का कब्रिस्तान भी बना। पाकिस्तान की सेना ने अपने इतिहास में जो सबसे बड़ी हारें हासिल की हैं, ये उनमें से एक थी। इसी युद्ध में CQMH अब्दुल हमीद ने शौर्य का सबसे विस्मयकारी परिचय देते हुए केवल रिकॉइललेस गन के जरिए दुश्मनों के कई पैटर्न टैंक बर्बाद कर दिए, जिसका टैंकों से कोई मुकाबला नहीं था। भारतीय सेना की सर्वोच्च गौरवशाली परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने देश के लिए निस्वार्थ और चरम बलिदान दिया। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दुश्मनों को एक बार फिर अपनी ही जमीन पर हार का मुंह देखना था। सियालकोट, पाकिस्तान। यहां फिलौरा नामक एक छोटा सा कस्बा दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े टैंक युद्ध का गवाह बना। यह लड़ाई टैंकों के बीच केवल 100 गज की रेंज में हुई थी। भारत की 2 सबसे पुरानी रेजिमेंट्स पूना हॉर्स और हॉटसन्स हॉर्स ने इस युद्ध में भारत को जीत दिलाई। लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर तारापुर ने बड़े सुयोग्य ढंग से अपनी रेजिमेंट पूना हॉर्स का इस युद्ध में आगे रहते हुए नेतृत्व किया और इस लड़ाई में बुरी तरह घायल होने के बावजूद उन्होंने खुद को वहां से इलाज के लिए ले जाए जाने से इनकार किया। उन्हें मृत्यु उपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। डोगराई, पाकिस्तान। जब युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ा तो इसमें बेहद तेजी आ गई और लाहौर की ओर बढ़ते हुए हमारी सेना ने भारत के इतिहास की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक लड़ाई लड़ी। 3 जाट के बहादुर सैनिकों ने रात में इस शहर पर हमला किया। भारी गोलाबारी की परवाह न करते हुए वो घरों में घुसे और 27 घंटे से भी ज्यादा चली आमने सामने की निर्मम लड़ाई लड़ी। मुश्किल से मिली ये जीत कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हेड महावीर चक्र के प्रेरक नेतृत्व में मिली। उनके नेतृत्व में 3 जाट ने इस शहर से एक ऐतिहासिक विजय मार्च निकाला। हमारे योद्धाओं ने हमारे साहसी हवाई योद्धाओं की सुयोग्य मदद से पाकिस्तानी सेना को जहां का तहां रोक दिया। भारतीय वायुसेना ने बड़े पराक्रम से युद्ध करते हुए महत्वपूर्ण स्थानों पर दुश्मनों के हमले की धार कुंद कर दी। उन्होंने अपने से बेहतर पाकिस्तानी विमानों के साथ भीषण युद्ध किया। वो शत्रु के मनोबल को पूरी तरह तोड़ने में कामयाब रहे। नौसेना ने भी राष्ट्र के आह्वान पर भरपूर साथ दिया। हमारे इन प्रहरियों ने हमारे समुद्रों में अपना फैलाव करने की दुश्मन की साजिशों से देश की रक्षा की। नौसेना के एंटी सबमरीन एलिजे एयरक्राफ्ट ने अरब सागर को दुश्मनों की पनडुब्बियों से मुक्त कराने में अहम रोल निभाया। देश भर के योगदान और दुआओं की बदौलत हमारी सेनाओं को जबरदस्त मनोबल मिला। देश के हर क्षेत्र से जुड़े नागरिकों के होठों पर बस एक ही नारा था, जय जवान जय किसान। देश भर के नागरिकों ने सेना का साथ दिया और पूरा देश एकता के सूत्र में बंध गया। 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया। 23 सितंबर को रात 12 बजे से युद्ध बंद करने का फैसला अमल में आ गया। कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में लड़े गए युद्धों में भारत ने 1920 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अपने कब्जे में किया, जबकि दुश्मन के हाथ
केवल 540 वर्ग किलोमीटर इलाका ही लगा। देश के 2862 बहादुर पुत्रों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 211 वीरों को वीरता पदकों से सम्मानित किया गया। दुश्मनों को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी और उनका आत्मविश्वास मिट्टी में मिल गया। शौर्य से भरे इन अभूतपूर्व कारनामों और चरम बलिदान के कारण पूरे देश में देशभक्ति की लहर फिर से जीवंत हो उठी। और यह समय है कि देश के हर कोने में बसे सभी भारतवासी एकजुट होकर उन योद्धाओं को याद करें जिन्होंने देश की एकता और भारत के सिद्धांत आधारित अस्तित्व के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। थैंक यू एंड जय हिंद।